गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट। अभी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज। बिल्कुल नए सिलेबस पे आधारित है। तो अभी मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ बहुमूल्य प्रश्न को लेकर आया हूं। शुरू करता हूं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ध्यान देंगे मित्र, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? पहला बंगाल, चेन्नई, मुंबई और संयुक्त प्रांत। तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत। 20 नंबर सवाल जो शो कर रहा है आपके स्क्रीन पे 21 नंबर में है। 21 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जी हाँ, तो पहला है जूनागढ़, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है मैसूर। 21 का फ्रेंड्स इसका उत्तर है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो वह है हैदराबाद। नेक्स्ट है बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। तो इसका उत्तर है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल से। बी.आर. अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? जी हाँ, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, हमेशा पूछता है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार और वर्गीय मताधिकार। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसका आंसर है वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पर हुआ। ध्यान देंगे। अगला सवाल है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला सवाल है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या था? तो वो था प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। वो क्या थी कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला सवाल है भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। अगला सवाल है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। अगला सवाल है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? याद रखेंगे, हमेशा भारतीय राज्य व्यवस्था में यह प्रश्न पूछ देता है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स बता दूं कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। याद रखेंगे फ्रेंड्स। और ये अंतिम प्रश्न है इसका
इस चैप्टर का संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब प्रश्न पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखेंगे फ्रेंड्स। 35 नंबर है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? याद रखेंगे फ्रेंड्स, एक बार और मैं प्रश्न दोहरा रहा हूं, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार श्री बी.एन. राव, श्री बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन संविधान, 38 नंबर को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो उसमें उनका नाम आता है H.H. बेग का। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी लोग इसमें शामिल थे, जिसमें K.M. मुंशी, N. गोपालस्वामी अयंगार, T.T. कृष्णमाचारी, ये तीनों थे, और H.H. बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला सवाल है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? याद रखेंगे फ्रेंड्स, समिति की बात हो रही है, तो वह समिति थी 13। संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां नियुक्त की थी। और अगला 40 नंबर सवाल है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी, याद रखेंगे 29 अगस्त 1947। अगला सवाल है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखेंगे। और अगला सवाल है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वह सदस्य थे केवल 7 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो उनका नाम है सरदार पटेल, याद रखेंगे। यह प्रश्न को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, काफी लोग इस प्रश्न में फंस जाते हैं कि संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो यह ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो उसमें नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का भी। जवाहरलाल नेहरू भी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, याद रखेंगे। इसमें लोग फंस जाते हैं, हमेशा यह प्रश्न सोचता है कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो प्रारूप समिति के सदस्य क्यों नहीं रहेंगे। लेकिन याद रखेंगे फ्रेंड्स कि अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था और उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं रहेगा, उसमें अगर सरदार पटेल का नाम है तो सरदार पटेल लिखेंगे। अगर सरदार पटेल का नाम नहीं रहेगा, उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम रहेगा, तो जवाहरलाल नेहरू लिखेंगे। लेकिन साथ में मोहम्मद सदाउल्लाह, के मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर, ये तीनों जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो यह बहुमूल्य प्रश्न
आप लोगों तक मैंने पहुंचाया। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों से लाभान्वित होंगे और प्रधान शिक्षक परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामना आप सबों के साथ है। धन्यवाद।